हेलो, नमस्कार। वंस अगेन वी मीट। मैं गौरांगी पटेल डॉक्टर दीक्षा का स्वागत करती हूँ। Thank you. शी इज़ दीक्षा जोशी और शी इज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट एंड बहुत सारे मरीज़ों को इतनी कम उम्र में इन्होंने जो चल नहीं पाते थे उनको चलना फिरना कर दिया है। जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने सही की है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनके जो भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स है वो सारे ये सही करने में माहिर है। और ये हमने अनुभव किया है। उनकी सिर्फ डिग्री नहीं है, इनका खुद का भी परिचय देने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूँगी कि इन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी सर्विसेज दी है और वो एजेड केयर के भी वो फिज़ियोथेरेपी करती है और पीडिया में भी वो करती है, मानी बच्चों का, छोटे बच्चों का भी करती है। काशीबाई चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। और आज हम उनसे रोचक बातें करेंगे, मिलेंगे और जानेंगे कि फिज़ियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस आज के ज़माने में इतनी क्यों बढ़ रही है। स्वागत है डॉक्टर दीक्षा जोशी सृजन टॉक्स में। हम आपसे you, थोड़े ma'am. से सवाल करेंगे। वेलकम। Thank you once again. तो पहला सवाल ये है कि आपने फिज़ियोथेरेपी फील्ड कैसे चुना? मैंने फिज़ियोथेरेपी एज अ कैरियर इसलिए चुना क्योंकि मुझे ह्यूमन बॉडी का फंक्शनिंग और मूवमेंट को जानना था और वो जान के मुझे ऐसे पेशेंट ट्रीट करने थे कि जो चल फिर सकते हैं पर कोई इंजरी की वजह से उनका चलना फिरना बंद हो गया, तो वो उनको वापस से उनकी जो एक्टिविटी कर रहे थे उनमें वापस आने के लिए जो भी एक्सरसाइज या कुछ भी है उसमें वापस आने के लिए मैंने फिज़ियोथेरेपी चूज़ किया। और फिज़ियोथेरेपी ने मुझे वो अवसर भी दिया कि मैं ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर सकूं। इसलिए ऐसा भी है क्या, शुरुआत में आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो वायर देख के, रेड छोटी सी लाइट ब्लिंक होती है वो देख के डर जाते हैं, तो फिर आप उनके साथ कैसे डील करते हैं, कैसे समझाते हो? हम उनको वो पहले तो वो हम मशीन बोलते हैं, वो वर्ड से ही वो डर जाते हैं कि हाँ मशीन, वो हमें करंट लगाएंगे ऐसा बोल के। फिर हम उनको समझाते हैं कि वो करंट नहीं होता, वो ही आपके मसल टिश्यू को रिलैक्स करेगा, वो आपका पेन कम करेगा, वो सब हम करके फिर उनको समझाते हैं कि नहीं अभी इनसे आप डरो नहीं, वो सब। अच्छा। उसके बाद वो कन्विंस होते हैं धीरे धीरे। फिर फर्स्ट डे तो वो डर में ही लेते हैं ट्रीटमेंट, फिर नेक्स्ट डे से वो कंटिन्यू करते हैं, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं, पेन भी कम होता है, तो फिर वो उनसे हैबिचुएट हो जाते हैं कि नहीं भाई ये तो कुछ नहीं है, हमारा पेन ही कम करता है। अच्छा, हमने ऐसा भी देखा है कि कई बार जो डॉक्टर्स हैं वो तो रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको फिज़ियोथेरेपी की बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आने के बाद वो लोग बिल्कुल इस बात पे तवज्जो नहीं देते हैं और फिज़ियोथेरेपी करते नहीं हैं या जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? पहले तो ब्रिज ही मेंटेन नहीं है ऑर्थोपेडिक्स और फिजियो के बीच। ऐसा क्यों? वो लोग रेकमेंड ही नहीं करते कि फिजियो कराओ, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि सर्जरी पोस्टपोन कर सके। हाँ, ऐसा है, फिजियोथेरेपी कैन डू कि वो सर्जरी स्टॉप करवा सके, डिले करवा सके, डिले करवा सके। हाँ, ऐसा नहीं है कि करवाना ज़रूरी ही ज़रूरी है, पर ऑर्थोपेडिक्स को ये पसंद नहीं कि उनकी सर्जरी कम हो। ओहो, इस वजह से वो लोग रेकमेंड नहीं करते कि आप पहले फिजियो करवाओ और बाद में हम देखेंगे कि आपको सर्जरी की एक्चुअल में नीड है या नहीं। और ये तो ज़रा नई जानकारी मिली जो थोड़ी नेगेटिव भी है और बहुत अच्छी बात तो नहीं है समाज के लिए, ना पेशेंट्स के लिए, ना फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। उन लोगों के बीच हमारे और ऑर्थोपेडिक के बीच ऐसा बॉन्ड ही नहीं है, वो ब्रिज ही नहीं बना था कि भाई कि ऐसा हो कि वो लोग रेकमेंड करे कि नहीं फिजियो के पास जाओ, पहले 20 दिन करवाओ ट्रीटमेंट, आपको नहीं अच्छा लगता है फिर हम देखेंगे कि सर्जरी करना है कि नहीं करना। ओह बराबर, ये जानकारी तो खुद हमें भी नहीं थी। मतलब मैंने भी इस उम्र में काफ़ी डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह को विज़िट किया है, पर टचवुड मुझे अभी तक तो ऐसे डॉक्टर्स मिले हैं
तो ऐसे भी है समाज में डॉक्टर्स हाँ। कि जो बोलते हैं कि नहीं आप पहले फिजियो कराइए उसके बाद देखेंगे, तो रिकमेंड भी करते हैं। और ये भी सुना है कि डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी शायद बोलते हैं ना कि नहीं नहीं एक बार ऑर्थोपेडिक से मिलके कुछ लिखवा के ले आओ हाँ, कि क्या वो- ज़रूरत है, फिर हम आपको करेंगे। वो पहले से एक ऐसा चल आया है कि ऑर्थो को दिखाओ या कोई भी न्यूरो का प्रॉब्लम है तो न्यूरो से दिखाओ, बाद में ही एक्सरे एमआरआई जो भी आपके पास इन्वेस्टिगेशन फॉर्म है वो लेके आओ, उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट हम देंगे। पर नाउअडेज ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, अच्छा। वो आपको असेस करेगा, वो एग्जामिन करेगा और वो खुद से अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देगा और वो शानदार आपको रिजल्ट लेगा। अच्छा, फिजियोथेरेपी में ऐसा भी है कि थोड़े दिनों के बाद या जिस तरह की जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके मुताबिक एक गैप देना पड़ता है, या कई तो मैंने सुना है कि सालों साल फिजियोथेरेपिस्ट रोज़ उनके घर आते हैं या वो जाते हैं क्लिनिक में। वो ज़रूरी नहीं है कि सालों साल 6 महीने तक फिजियोथेरेपी सेंटर में जाओ या फिजियो आपके घर पर आके ट्रीटमेंट दे। ट्रीटमेंट के बीच 1 महीना आपने ट्रीटमेंट लिया तो फिर आपको 2-3 महीने तक फिजियोथेरेपी की नीड नहीं है। आप हर रोज़ आपकी तरफ से एक्सरसाइज करो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वो पेशेंट का साइकोलॉजिकल हो गया है कि नहीं आप हर रोज़ आओ, हमें ट्रीटमेंट दो और फिर आप चले जाओ, दैट्स इट, नथिंग। अच्छा, वो डिपेंडेंसी एक तरह हाँ, की dependent, साइकोलॉजिकली आ गई है। हम्म। अच्छा अच्छा, एक और ज़रा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके जो पेशेंट्स हैं तो उनको जो भी जॉइंट पेन्स या जो भी पेन्स हो रहे हैं वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल रीज़न से होते हैं या उसमें कुछ और भी समाविष्ट हो सकते हैं रीजंस? ऐसा कुछ आपके अनुभव है क्या? हाँ, हर पेन आर नॉट इन फिजिकल, उसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होता है कभी कभी। अच्छा। स्ट्रेस की वजह से भी कोई कोई पेन आते रहते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। उसके लिए हम टोटली प्रोफेशन नहीं हो पाते, थोड़ा तो हमें इमोशनली अटैचमेंट करना ही पड़ेगा उनके साथ। और इमोशनली अटैचमेंट के साथ साथ थोड़ा मेल फीमेल इसमें थोड़ा भी बाउंड्रीज भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमें पता चले कि गुड टच और बैड टच फॉर दैट। और वो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें क्लिनिक में ज़्यादा फेस करने को मिलता है। किस टाइप के, मानी आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्लिनिक में क्या किस टाइप के केसेस? कि मीन्स पेशेंट कोई भी तरीके से हमें छूने का प्रयत्न हाँ, ओहो, अच्छा। छूने का प्रयत्न करे या बोले या ऐसे कि हमें इधर नहीं ना इधर कोई और जगह पेन की कंप्लेन करे। अच्छा अच्छा, या तो ऐसा बोले कि फिर लास्ट में कितने बजे आप ख़त्म करते हो तब मैं आऊँगा, ओके। वैसा सब कुछ तो ये क्लिनिक में सब ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है। घर में भी और हो हम सकता है? घर पे भी हो सकता है, पर हम फर्स्ट विजिट में जाते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट ठीक है, उसका घर कैसा है, ठीक है या नहीं, उसका बैकग्राउंड कैसा है या नहीं, सब कुछ। तो उस हिसाब से हम फिर उनको मना ही कर देते हैं कि हम नेक्स्ट विजिट नहीं आएंगे, आप या कुछ भी कहकर हम उन्हें क्लिनिक में ही बुलाते हैं फिर। तो आपका कहने का ये मतलब तो नहीं है ना कि इसमें फीमेल को नहीं जाना चाहिए फिजियोथेरेपी के फील्ड में? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि फीमेल्स नहीं जा सकती। फीमेल्स को सारी जगह पर जॉब तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में, कॉरपोरेट में भी जाएंगे तो सभी जगह पे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, तो उसमें से सफरिंग करके ही आगे बढ़ना है। बट अपनी लिमिट्स में रहे और आपको पता चल ही जाएगी भाई यहाँ कुछ गलत हो रहा है या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वहाँ ही स्टॉप कर दो। पेशेंट को बता दो या आपके हायर अथॉरिटी को बता दो कि ये सब अच्छा नहीं है, वहाँ ही स्टॉप कर दें। बराबर। तो फीमेल में जो भगवान ने एक सिक्स सेंस रखी है, तो हर जगह फीमेल को तो इस तरह के कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे डर के नहीं बैठना है। ये उनका आज का बहुत अच्छा जो मॉरल मैसेज जा रहा है कि फ़ीमेल को भी इस फील्ड में जाना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जहाँ पे थोड़े से फैमिलियर बनना है पेशेंट्स के साथ, तो आई थिंक जो फेमिनिन साइड है वो ज़रा ज़्यादा बॉन्डिंग और कनेक्टिविटी बढ़ाती है। तो पेशेंट्स को शायद फीमेल हाथों से ज़्यादा जल्दी उनकी सेहत बन जाए, ऐसी हम सोच रखते हैं। अच्छा, ओके। और आपने किसी में स्पेशलाइजेशन किया है क्या फिजियोथेरेपी में?
नहीं, वैसे तो फिजियोथेरेपी में 32 ब्रांचेस है क्या बात है? स्पेशलाइजेशन में। हम्म। ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, रिहैब, पीडियाट्रिशियन, जीडियाट्रिक्स, मैनी मोर। बट मुझे स्पेशली प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो मैंने हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स किए हैं। कपिंग, टैपिंग, नीडलिंग, स्पाइनल मोबिलाइजेशन, ISTM और मैनी मोर वेबिनार्स भी मैंने अटेंड किए हैं। यस। अच्छा, और ऐसा कोई आपका रोचक अनुभव कि आपके पास फिजियोथेरेपी के लिए कोई आते हो या आप जाते हो तो वो कोई एक पेशेंट जो आप कभी भुला नहीं पाओगे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करोगी? यस, मैंने जब मेरी फिजियोथेरेपी की जर्नी स्टार्ट की, फर्स्ट पेशेंट, उनकी एज 85 प्लस, वो मैं होम विजिट जाती थी उनके वहाँ। उनको कोई बेसिक फर्स्ट ही मैंने स्टार्ट ही किया था, कोई मेजर डिसऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं, नो मेजर कंडीशन, नथिंग। हमारी मेडिकल टर्म में उसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा। और ऐसे ही नॉर्मल घुटन घिस जाना, तो वो उनको कंडीशन में था। फिर मैं फर्स्ट डे उनको देखने गई तो वो वॉकर से चलते थे। फिर नेक्स्ट डे से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट में हम मैन्युअली भी दिए, फिर एक्सरसाइज किया और मशीन भी दिए। मशीन में हमारे डिफरेंस होते हैं, IFT, टेंस, डायाथर्मी, वो डिफरेंट मोडालिटीज़ है जो डिफरेंट वर्क करती है और उनके यूजेस भी अलग अलग है। तो मैंने उनमें IFT स्टार्ट किया, जो उसका यूज़ है जो डीप टिश्यू को रिलैक्स करता है। तो मैंने वो स्टार्ट किया और एक्सरसाइज स्टार्ट की। डे बाय डे हम करते गए। फिर 10 डेज़ के बाद उन्होंने एक बार वॉकर छोड़कर चलना शुरू किया। 10 डेज में? यस। 86 की उम्र में? हाँ, वॉकर छोड़ के स्टार्ट किया चलना। मुझे बोला भी नहीं कि मैंने वॉकर छोड़ के चलना स्टार्ट कर दिया है। दैट्स अ मिरेकल। फिर मैंने एक बार देखा तो मैंने पूछा, दादाजी आप क्यों वॉकर के बिना चल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मुझे पेन नहीं है। अरे वाह। तो फिर उसी दिन उन्होंने मुझे बताया कि थैंक यू, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू बहुत आगे सक्सेसफुल हो। अच्छा। उसी दिन से लेके आज दिन तक मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मीन्स डिसअपॉइंट हुई हूँ। अच्छा। मेरी फील्ड में हाँ, सक्सेस है ही है। सक्सेस है ही है। अच्छा। तो मैं उनको नहीं भूल पाऊंगी। अरे वाह। और फर्स्ट पेशेंट आपका? फर्स्ट पेशेंट था। उनके साथ मेरा इमोशनली बॉन्डिंग भी हो गया था। अच्छा। नाइस टू नो अबाउट इट कि देखो इतनी बड़ी उम्र के व्यक्ति को 10 दिन में वॉकर छुड़वाना, मानी वो काबिल तारीफ बात तो ज़रूर है। अच्छा, मुझे एक ख्याल आता है कि ये जो फिजियोथेरेपी का फील्ड है, ना फील्ड की बात है ना डिग्री की बात है, या फिर ऐसे समझ लो कि कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। ये सब थोड़े सालों पहले तक खास कुछ नहीं था इसके बारे में। तो ये अभी आजकल बहुत ही क्रॉप अप हुआ है। हर स्ट्रीट के एंड में एक फिजियोथेरेपिस्ट की क्लिनिक हम देखते हैं। तो क्या पहले ये जॉइंट पेन वगैरह होती नहीं थी, या अवेयरनेस नहीं थी, या क्या बात है? नहीं, पहले भी ये सब भी था, पहले फिजियो भी था, सब कुछ था, बट अवेयरनेस नहीं थी। अभी क्या हुआ है, जनरेशन चेंज हुआ, सबको उसके बारे में अवेयरनेस मिली कि नहीं, हमारे भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी को जानने की सब लोग में अभी दिलचस्पी है कि हु इज़ ही, ह्यूमन बॉडी है क्या, वो कौन सा मैजिक बॉक्स है कि जो बिगड़ता ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो अभी सब लोग अवेयर हुए हैं और सबको जानना है कि भाई जॉइंट क्या है, जॉइंट मोबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सब कुछ। इस वजह से लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं, इसीलिए सब फिजियोथेरेपी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रायोराइज कर रहे हैं कि भाई फिजियोथेरेपी इज़ अ गुड। कोई भी सर्जरी नहीं करवाना है आपको सालों साल तक, तो फिजियो कराओ, प्रिवेंट। कुछ डिसीज़ आ गया आपको, लाइक के आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हो या प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग जॉब है आपकी, तो फिजियोथेरेपी को ज्वाइन कर लो, आपका प्रिवेंशन मिल जाएगा। आपको एक बार डिसीज़ हुआ, नो डाउट,
बट उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस डिसीज के साथ ही चलना है लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं है। अच्छा, लाइफ को इजी गोइंग Easy going- विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। पहले अवेयरनेस नहीं थी, इतना एजुकेशन शायद की कमी थी, पर अभी आजकल तो सब में अवेयरनेस है और सबको भी ये जानना ज़रूरी है। और बहुत सेडेंटरी लाइफ हो गई है। हाँ, औरतों की भी पहले तो कितना काम करती थी लेडीज सारी, और आजकल तो कंप्यूटर का वर्क ज़्यादा वर्क बढ़ ज़्यादा गया बढ़ गया है। तो फिर उस वजह से भी ये सब जरा ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी जरा ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप क्योंकि जैसे लोगों की ज़रूरत भी बढ़ 8 जाती है। से 10 हाँ। घंटे कंटिन्यूस आप लैपटॉप स्क्रीन पर वर्क करोगे तो आपके गर्दन, कमर, कोई प्रॉपर अलाइनमेंट में पोस्चर नहीं रहेगा। तो आप क्या सलाह दोगे कि बचपन से किस तरह से बच्चों को पहले से ही पोस्चर अवेयरनेस या हाँ। जॉइंट प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या पेरेंट्स या स्कूल वाले करें जिस वजह से उनको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स ही ना पहले आए? तो बच्चों को 5 साल तक स्क्रीन टाइम दो ही नहीं। जब तक बच्चा 1 साल का ना हो शुगर मत दो, ये सब करो ही नहीं। और बच्चा जब बैठा है, कोई गेम खेल रहा है या आउटडोर इंडोर वॉटएवर, उसको बताओ कि बेटा ये पोस्चर आपका ठीक नहीं है। पहले से ही पोस्चर अवेयर करो। उसका ईटिंग हैबिट्स सुधारो, स्लीप साइकिल इम्प्रूव करो। उसको पहले से ही एक्सरसाइज या ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में डालो कि वो उसका पहले से उसको पता चले कि नहीं, एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। राइट। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि उसको कई पहले बार से तो ही बताना पड़ेगा। हाँ सॉरी, कई बार तो ऐसे होता है ना कि स्कूल से होमवर्क दिया, होमवर्क करने बच्चा बैठ गया, थोड़ी देर बाहर खेला, रात को टीवी देखा, मोबाइल देखा और सो गया। तो क्या है, वो जो पीटी पीरियड होता है वो, और कभी तो पढ़ाई की वजह से या ट्यूशन्स की वजह से आगे चल के खेलने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो फिर जो फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है वो आज के युग में बहुत कम हो गई है ना। हाँ। अभी तो बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में जाना मीन्स ऐसे हमें धक्के मार के भेजना है, वो अपने आप नहीं जाएंगे। दे नीड पुशिंग बिकॉज ऑफ मीडिया। ओके। अच्छा, हमने सुना है कि आप जर्मनी जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ। आपको वहाँ जाके आगे पढ़ाई करके सेटल होना है। तो क्या आप आज के यूथ को, हमारे दर्शकों को थोड़ी सी बेसिक जानकारी देंगे कि अगर उनको इस फील्ड में फिजियोथेरेपी में आगे बढ़ना है तो जर्मनी के लिए क्या स्कोप है? आपने ये सोचा कैसे कि आप वहाँ जाएंगे और मेहनत करने लगे हैं आप? हाँ, मैं 6 मंथ्स से उसमें जुड़ी गई हूँ, जर्मन लैंग्वेज सीखने में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो माहिती मिली है वो मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, A1, A2, B1, B2, C1, C2। आपके एजुकेशन के हिसाब से जो भी लेवल आप में सूटेबल होगा वो आपको गाइड किया जाएगा। तब तक वो लेवल तक आपको अचीव करना है लैंग्वेज में। फिर वहाँ पहुँचकर इफ़ मैं मेरी मेडिकल फील्ड की बात करूँगी तो वहाँ जाकर मुझे वहाँ जर्मन लाइसेंस भी लेना पड़ेगा एज अ प्रैक्टिस करने के लिए। फिर जर्मन लाइसेंस लेने के बाद मुझे फ्री एजुकेशन हो जाएगा। फर्दर मुझे जो भी एजुकेशन लेना है वो मेरे लिए फ्री हो जाएगा। अच्छा, अरे वाह, ये तो अच्छी जानकारी है। ये तो हम जानते ही नहीं थे। जैसे हम जैसे लेमैन लोग तो यही सोचते कि माय गॉड फीस कितनी हाई है, बाहर जाके पढ़ाई करोगे तो वो फाइनेंशियली कैसे। इधर से भी हमें वर्क वीज़ा पे ही भेजेंगे। अच्छा, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि स्टूडेंट पे जाओ या वर्क, दोनों ही जा सकते हो। एज अ वर्क प्रोफेशन भी भेजते हैं तो आपका सैलरी भी स्टार्ट होगा और उसके साथ साथ आप पढ़ भी सकते हो आपका लाइसेंस आ जाने के बाद। ये तो बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी है जो काफ़ी दर्शकों में शायद ये बहुत प्रचलित ना भी हो। थैंक यू फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो। और जाने से पहले हमारे दर्शकों को सृजन टॉक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप क्या संदेश देना चाहोगी, स्पेशली यूथ को? हाँ, मैं यंग एडल्ट्स को यही बताना चाहूँगी कि आप एक पहले गोल सेट करो और उसको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करो। और फिर ऐसे बताऊँगी कि पहले से ही अपने पोस्चर के हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स और स्लीप साइकिल को रेगुलर रखने का ट्राई करो। और पहले से ही छोटी मोटी इश्यूज़, कोई भी इश्यू लगे तो
फिजियोथेरेपी को एज अ गुड ऑप्शन चूज़ करें। वो आपकी काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर जोशी ने, और इनका फ़ोन नंबर तो आपको मिल ही रहा है स्क्रीन पर, आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप पर्सनल विजिट्स भी करते हैं और इनका क्लिनिक में जॉब भी चालू है, तो इनका एक्सपीरियंस में तो और भी इजाफा होता ही रहता है। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो नमस्कार। मच। नमस्कार।